बिजनेस स्टैंडर्ड संपादकीय हिंदी। अर्थव्यवस्था में केवल लचीलापन ही काफ़ी नहीं। वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की स्थिरता उल्लेखनीय है। वृद्धि को बनाए रखने के लिए कठोर सुधार जरूरी है, बता रहे हैं एम गोविंद राव। दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल जबरदस्त लचीलेपन का उल्लेख किया। यह लचीलापन घरेलू उपभोग पर आधारित आर्थिक वृद्धि को मजबूती से स्थापित करके हासिल किया गया है। इनकी इस बातों को भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि देश ने एक मजबूत और संतुलित विकास अर्जित किया है, जो सभी बाधाओं से निपटते हुए अस्थिर वैश्विक माहौल में स्थिरता प्रदान कर रहा है। निश्चित तौर पर ये वक्तव्य काफ़ी भरोसा पैदा करते हैं, खासकर वैश्विक संघर्ष और ट्रंप द्वारा थोपे गए शुल्कों के कारण बाहरी मोर्चे पर व्याप्त अनिश्चितता के दौर में। बहरहाल हमें हकीकत की पड़ताल करने की आवश्यकता है। केवल घरेलू खपत के आधार पर वृद्धि में तेजी हासिल करने और वैश्विक विकसित देश का दर्जा हासिल करने हमारी सोच सही नहीं है। विकास के इस तरीके से आगे ले जाने के बजाय आवश्यकता यह है कि हम मौजूदा हालात की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लें और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया दें। निश्चित तौर पर यह निर्भरता को व्यवस्था में बदलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसका यह हल है कि हम पर्याप्त शक्ति हासिल करके दुनिया के साथ सक्रियता से जुड़े रहें। यह न केवल प्रभावी आर्थिक शक्ति के रूप में सम्मान पाने के लिए जरूरी है, बल्कि देश के लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए भी यह जरूरी है। बीते वर्षों के दौरान भारत ने बाहरी झटकों और आंतरिक अनिश्चितताओं के दोनों के विरुद्ध लचीलापन हासिल किया है। बाहरी मोर्चे पर हमें अब पहले के नाजुक देश की तुलना में तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया जा रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों के कारण उपजी अनिश्चितता और जिन्स कीमतों में उतार चढ़ाव, कच्चे माल की कमी और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र की बाधाओं से भलीभांति निपटने में कामयाब रहे हैं। यह मजबूत और ठोस वित्तीय व्यवस्था के साथ देश ने वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं में समुचित बचाव हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि घरेलू स्तर पर भी अर्थव्यवस्था पर अब मानसून की नाकामी और आपूर्ति क्षेत्र की दिक्कतों को लेकर मुश्किलें में नहीं रहती हैं। वैश्विक माहौल में उथल-पुथल के बीच भी भारत ने वृद्धि और टिकाऊपन हासिल किया है और यह उसकी पहचान रही है। आश्चर्य नहीं कि रिजर्व बैंक ने 2025-26 में वृद्धि अनुमानों को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% ऊपर कर दिया। यह पहली तिमाही में तेज वृद्धि दर 7.8% की बदौलत है, जो पिछले वित्त वर्ष पिछली तिमाही में 6.5% और उसकी पिछली तिमाही के 7.4% की तुलना में अधिक है। शेष तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर क्रमशः 7%, 6.4%, 6.2% रहने का अनुमान है। इस प्रकार भले ही अमेरिका द्वारा टैरिफ को एक हथियार के रूप में लागू किए जाने के बाद वृद्धि की संभावनाओं को लेकर कुछ आशंका थी, लेकिन वृद्धि दर में बेहतरी की और संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को फिर से प्रमाणित करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्तियों को लेकर प्रमुख चिंता यह है कि इसका मुख्य आधार घरेलू मांग रही है। सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आशा में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन निजी निवेश की मांग का रुझान अब भी कमजोर बना हुआ है। देश में निवेश करने के बजाय भारतीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेज वृद्धि देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 2024-25 में भारतीय कंपनियों का विदेशी निवेश 40% से बढ़कर 36 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अकेले निजी घरेलू खपत पर निर्भरता में वृद्धि को टिकाऊ गति नहीं मिल सकती है। ऐसे में वृद्धि के अन्य इंजन की बाधाएं दूर करना आवश्यकता है। इसके लिए नीतिगत आत्मावलोकन की आवश्यकता है। एक आशंका यह है कि घरेलू खपत और अस्थिर अक्सर आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय माहौल भारत को आत्मनिर्भर आर्थिक नीति व्यवस्था को और धकेल सकता है,
जो विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। हम सहज लागत में नहीं जीते रह सकते हैं। अगर हमें अगले 2 दशक में विकसित देश का दर्जा हासिल करना है तो हमें 6.5% की दर से निरंतर वृद्धि से ऐसा नहीं कर सकते। आत्मनिर्भर भारत की बातों के बीच हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया का कोई देश खुद को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचकर निरंतर उच्च वृद्धि नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका द्वारा शुल्क इजाफे का इस्तेमाल भले ही काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होगा, खास तौर पर श्रम गहन उद्योगों में अल्प अवधि में व्यापार में विविधता लाना मुश्किल है। उम्मीद है कि यह एक अस्थायी दौर के और व्यापार वार्ताएं ज़्यादा उचित समाधान तक पहुंचने में मदद करेगी। फिर भी नीति निर्माताओं को इसे एक चेतावनी के रूप में लेनी चाहिए। जो उसे चुनौती सामने आई उसे सुधार का एक अवसर मानकर उसका समाधान करना चाहिए। वृद्धि की गति देने के लिए निवेश में इजाफा करना होगा और उत्पादकता बढ़ानी होगी। सकल घरेलू पूंजी निर्माण जीडीपी के 30 से 31% तक ठहरा हुआ है, जो पूंजी उत्पादन अनुपात में भी कोई कमी आने के संकेत नहीं दिख रहे। उत्पादन में इजाफा न केवल अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराने के लिए भी यह जरूरी है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि संरक्षणवाद केवल निर्यातकों पर ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं पर भी एक प्रकार का कर है। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अधिक जोर देश से लाभ केवल उन अक्षम घरेलू उत्पादकों का होगा जो संरक्षण के आवरण में उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। भावनात्मक भाषण देना और जन भावनाओं को उबारना आकर्षक हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह है कि हम गहराई से आत्ममंथन करें ताकि कार्यकुशलता प्रभावित न हो। जैसे हमें पहले भी लिख चुका हूँ कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय माहौल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को अवसर के रूप में लेना चाहिए और सुधारों की शुरुआत करनी चाहिए। ये सुधार भी बुनियादी होनी चाहिए, न कि सतही। आवश्यक हस्तक्षेप में श्रम और पूंजी बाजारों में सुधार शामिल है। पूंजी की लागत को कम करने के लिए राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, क्योंकि घरेलू क्षेत्र की शुद्ध वित्तीय बचत केवल लगभग 5.1% है। सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने के लिए विनिवेश और निजीकरण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करके वित्त पोषण करना आवश्यक होगा। कानून का शासन सुनिश्चित करने, संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने और अनुबंधों को शीघ्रता से लागू करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन में सुधार अत्यंत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की बात करना जारी रखा जा सकता है, लेकिन हमें कठोर और आवश्यक सुधारों के पीछे नहीं हटनी चाहिए। अगला आर्टिकल, टिकाऊ कर व्यवस्था जरूरी। यह बात तो सभी मानते हैं कि भारत को अपनी निवेश दर बढ़ाने और वृद्धि दर में टिकाऊ सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आवश्यकता है। हालांकि कर के मामले में अनिश्चितता अभी भी देश की कुल FDI संभावनाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में नीति आयोग के ताज़ा तरीन कर नीति कार्य पत्र समस्या की बुनियादी का सही पता लगाता है। अस्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आवंटन के नियमों को परिभाषित करने में जो अस्पष्टता है, उससे कारोबारी मौजूदगी और कर योग्य मौजूदगी के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है, जिससे निवेशकों के लिए भी जोखिम प्रीमियम उत्पन्न हो गया है। एक अप्रत्यक्ष अस्थायी प्रतिष्ठान के मामले में शुरुआत जो निवेशकों को पिछली अवधि के कर दावों के अधीन कर सकता है, भारत से अर्जित आय पर भारी और अप्रत्याशित कर देनदारियों का कारण बन सकता है, जिससे निवेश हतोत्साहित होता है। यह जोखिम प्रीमियम न केवल निवेशकों को रोकता है बल्कि मौजूदा कंपनियों को कर लाभ के लिए जटिल और अप्रत्यक्ष निवेश संरचनाओं की ओर भी प्रेरित करता है। इसका परिणाम निजी की अक्षमता और महंगी मुकदमेबाजी की ओर सामने आता है। कार्यपत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने जिन हालिया निर्णयों का उल्लेख किया वह दिखाते हैं कि किस तरह से कानूनी ढांचे में कैसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 2017 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की विदेशी उपक्रम के लिए एक अस्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, क्योंकि यह आयोजन करदाताओं के नियंत्रण और अधिकार में था। भले ही यह
केवल कुछ दिनों तक चला। वर्ष 2025 के हयात इंटरनेशनल दक्षिण पश्चिमी एशिया लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयकर निर्देशक मुकदमे में इस तर्क को भारत संयुक्त अरब अमीरात संधि मामले में भी आगे बढ़ाया गया। इसमें पुष्टि की गई प्रबंधक या समन्वय गतिविधियों देनदारियों को जन्म दे सकती हैं, भले ही किसी भौतिक कार्यालय की मौजूदगी न हो। यह निर्णय भारत के कराधान अधिकारों की वैधता को बनाए रखते हैं, लेकिन एक गंभीर दुविधा को भी उजागर करते हैं। यदि अस्थायी प्रतिष्ठान की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा नहीं दी जाती तो भारत एक वैध व्यावसायिक उपस्थिति को कर योग्य नियंत्रण के रूप में भ्रमित करने का जोखिम उठाता है। ऐसे प्रमुख विवादों को अंतिम समाधान तक पहुंचने में अक्सर 6 से 12 वर्ष लग जाते हैं। विदेशी कारोबार के लिए ऐसे मुकदमेबाजी समय सीमा का अर्थ होता है अवरुद्ध परिसंपत्ति, कब्जे के देनदारियों का एकत्रित होना और रणनीतिक गति में हानि में। वास्तविक चुनौती भारत द्वारा कर अधिकारों को दोहराया जाना नहीं, बल्कि नियमों को अस्पष्टता, आधुनिक निवेश केंद्रों के केस दरों को निर्णय को आधार पर काम नहीं करेंगे। सिंगापुर और नीदरलैंड जैसे देश अस्थायी प्रतिष्ठान के लिए अवधि, गतिविधि के प्रकार और नियंत्रण की सीमा आदि को ध्यान में रखते हैं, ताकि किसी प्रकार का मनमाना निर्णय न लिया जा सके। भारत की मौजूदा और अस्पष्टता बेहतरीन वैश्विक व्यवहारों से अलग है, जिससे अनुपालन को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है। इस बारे में नीति आयोग का वह प्रस्ताव रचनात्मक साबित हो सकता है जिसमें उसने विदेशी संस्थाओं के लिए एक वैश्विक अनुमानित कराधान योजना की बात कही है। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनी भारत से प्राप्त सकल राजस्व के लिए एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र विशिष्ट प्रतिशत पर कर चुकाने का विकल्प चुन सकता है। ऐसा करने वाली कंपनी को सुरक्षित क्षेत्र का लाभ मिलेगा, क्योंकि वह कर प्राधिकार उस गतिविधि के लिए अस्थायी प्रतिष्ठान के अलावा जांच नहीं करेगा, जिससे उन्हें अस्थायी स्तर पर विशिष्ट लेखा बनाए रखने से राहत मिलेगी। या कोई कंपनी मानती है तो उसके लिए वास्तविक लाभ अनुमानित राशि से कम है तो वह नियमित कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। इस प्रकार यह योजना निवेशकों को कर देनदारी संबंधी स्पष्टता प्रदान करती है और राजस्व का पुनरावलोकन लगाने की क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। यद्यपि इसकी कामयाबी सावधानीपूर्वक संतुलन पर निर्भर करती है। उद्योग विशेष से संबंधित कर दरें डेटा आधारित होनी चाहिए, न मनमाने आधार पर। कर प्रशासन को इसे लगातार लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता भी विकसित करनी होगी।